मध्य प्रदेश का एक जिला है शाजापुर, जिसका एक कस्बा है बेरछा। इस कस्बे के अंदर एक गांव पड़ता है घोसी। 1 फरवरी 2019 की सुबह सुबह घोसी गांव के चौकीदार इंद्र सिंह ने बेरछा थाने में इत्तला दी कि उनके गांव के खेत में एक जली हुई लाश पड़ी। खबर मिलते ही बेरछा थाने की SHO दीप्ति शिंदे अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचती हैं। इस हादसे की खबर उन्होंने SP शैलेंद्र सिंह को भी कर दी थी, जिसके ऑर्डर पर FSL अफसर RC भाटी भी मौके पर पहुंच चुके थे। लाश तकरीबन 90% जल चुकी थी, इसलिए शिनाख्त करना मुश्किल था कि आखिर विक्टिम है कौन। पुलिस बारीकी से आसपास का मुआयना करती है ताकि ऐसा कोई सुराग मिले जिससे मरने वाले की शिनाख्त हो सके। जांच करने पर लाश के नीचे से चाबियों का एक गुच्छा और जला थर्मस मिला। साथ ही लाश के दाहिने पांव में बिछिया और बाएं हाथ की कलाइयों में चूड़ियां मिली, जिनसे ये तो तय हो गया कि लाश किसी औरत की है। लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे महिला की शिनाख्त हो पाती। तभी पुलिस की नजर आसपास पड़े कुछ अधजले कागज के टुकड़ों पर पड़ती है। पुलिस लेंस की मदद से उन जले हुए कागज के टुकड़ों का बारीकी से मुआयना करती है तो कुछ शब्द पुलिस को समझ में आए। वे थे स्वास्थ्य अधिकारी, इंजेक्शन और मुगली रोड। इन शब्दों से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद विक्टिम का ताल्लुक हेल्थ डिपार्टमेंट से है। तब तक गांव वालों की भी भीड़ मौके पर जमा हो चुकी थी, जिनसे पूछताछ करने पर पता चला कि एक दिन पहले एक मारुति वैन इस इलाके में देखी गई थी। खैर, जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पुलिस के हाथ अब तक जो भी सुराग लगे थे, उनसे मरने वाले का पता लगाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर था। पुलिस को लाश के पास से जो अधजले कागज के टुकड़े मिले थे और उनमें से एक टुकड़े पर जो मुगली रोड लिखा हुआ था, यही कागज का टुकड़ा पुलिस जांच का मूल आधार बना। पुलिस मुगली रोड को आधार बनाकर जांच आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि मुगली रोड सीहोर जिले की आष्टा तहसील के अंडर आता है। इसके बाद बेरछा पुलिस आष्टा थाने पहुंचती है, जहां से पता चलता है कि मंडीदीप निवासी 2 बहनों नीलम और सुनंदा सोनी ने हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाली अपनी बहन वंदना सोनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों बहनों ने बिछिया, चूड़ी, थर्मस वगैरह देखकर लाश की शिनाख्त अपनी बहन के रूप में कर ली। अब लाश तो पहचान में आ गई, लेकिन हत्यारे कौन थे ये पता लगाना अभी बाकी था। सबसे पहले इंस्पेक्टर दीप्ति शिंदे आष्टा हॉस्पिटल पहुंचती हैं और 31 जनवरी के CCTV फुटेज चेक करती है। फुटेज से पता चलता है कि 31 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक वंदना हॉस्पिटल में थी और उसके बाद वह किसी औरत और एक बच्चे के साथ बाहर जाती दिखाई दी। अब पुलिस उस औरत का सुराग लगाने में जुट जाती है। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। दूसरी तरफ इस घटना को लेकर सोनी समाज में गुस्सा बढ़ने लगा था। सोनी समाज ने आला अफसरों और CM को मेमोरेंडम सौंपा। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए ये भी चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने इस केस का जल्द खुलासा नहीं किया तो वे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। पूछताछ में ये भी बात उजागर हुई कि वंदना कुछ दिन पहले ही बजरंग कॉलोनी सोनी लॉज के पास एक मकान में रहने के लिए आई थी। उससे पहले वह मारूपुरा में अन्नू शाह के मकान में किराए पर रह रही थी और उस परिवार से उसके बेहद गहरे रिश्ते भी थे, लेकिन किसी अनबन के चलते वो वहां से चली आई। पुलिस अन्नू शाह के परिवार के बारे में भी छानबीन करती है। दूसरी तरफ पुलिस साइबर सेल की भी मदद ले रही थी। जब वंदना की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो पता चलता है कि एक नंबर ऐसा था जिस पर वंदना सबसे ज्यादा बात करती थी। जब पुलिस ने उस नंबर का पता किया तो वो नंबर किसी अंसार नामी शख्स का निकला। पता करने पर पता चलता है कि अंसार वही शख्स है जिसके घर वंदना किराए पर रहती थी और कुछ दिन पहले ही वह अंसार के घर से दूसरी जगह शिफ्ट हुई थी। शक होने पर पुलिस अंसार के घर पहुंचती है और चूंकि वंदना को लास्ट बार किसी औरत के साथ देखा गया था, इसलिए पुलिस अंसार की बीवी के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि वो मायके गई हुई है। अब धीरे धीरे पुलिस का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि कहीं न कहीं इन सब में अंसार और उसकी बीवी का ही हाथ है। इसी दौरान पुलिस को उस वैन ड्राइवर का भी पता चल गया जो वारदात से एक दिन पहले जय वारदात के आसपास देखी गई थी। ड्राइवर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि एक औरत और एक आदमी प्लास्टिक ड्रम में कुछ सामान भर कर लाए थे और उसने औरत का जो हुलिया बताया वो अंसार की बीवी हनीफा पर फिट बैठता था, लेकिन उसके साथ जो आदमी था वो अंसार नहीं बल्कि कोई और था। जल्द ही पुलिस ने उसका भी सुराग निकाल लिया। वो हनीफा का ही किराएदार गुड्डू उर्फ रामचरण था, जो कि पेशे से एक तांत्रिक था। इसके बाद पुलिस ने अंसार सहित हनीफा और गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब तीनों से पूछताछ शुरू की तो अंसार ने खुद को वंदना का कातिल बताया। पुलिस के लिए ये काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि पुलिस ने अपनी छानबीन में पाया था कि जिस दिन वंदना का मर्डर हुआ था अंसार आष्टा में ही अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। पुलिस को यकीन था कि वो झूठ बोल रहा है,
शायद वो अपनी बीवी हनीफा को बचाना चाह रहा था, इसलिए पुलिस ने उससे वारदात का रिक्रिएशन कराया तो वो गड़बड़ाता दिखा, क्योंकि उसने तो मर्डर किया ही नहीं था। उसके बाद पुलिस ने जब हनीफा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया और इस वारदात के पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। भोपाल इंदौर हाईवे के बीचों बीच बसे छोटे से कस्बे आष्टा को देखकर गंगा जमुनी तहजीब की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसी कस्बे का एक मोहल्ला है मारूपुरा, जो कि आष्टा का काफ़ी पुराना और घना मोहल्ला है। अनुषा यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं जिन्हें इस कस्बे में हर कोई जानता है। उनका एक बेटा है अंसार शाह, जो कि बस कंडक्टर है। 3 बच्चों के पिता अंसार की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन करीब 3 साल पहले वंदना उसकी जिंदगी में आई तो जिंदगी के साथ साथ दिल में भी तूफान मचा गई। 34 साला वंदना सादगी भरी खूबसूरती की मिसाल थी। वो भोपाल के नज़दीक मंडीदीप की रहने वाली थी। वंदना ने इस उम्र में भी आकर शादी नहीं की थी, क्योंकि वो अभी घर गृहस्थी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। पढ़ाई के बाद वंदना ने नौकरी की तलाश शुरू की तो उसे हेल्थ डिपार्टमेंट में ANM की नौकरी मिल गई। आजकल सरकारी नौकरी चाहे जो भी हो, किसी भी बेरोजगार के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। नौकरी लग गई तो जैसे वंदना जिंदगी भर के लिए बेफिक्र हो गई। ANM की नौकरी हालांकि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अपने क्षेत्र के गांव-गांव जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन वंदना को इसमें कोई खास कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि उसकी माँ भी यही नौकरी करती थी। इसलिए वंदना को इस बारे में बहुत कुछ पहले से ही मालूम था। कठिनाई तब पेश आई जब उसका ट्रांसफर आष्टा हो गया। चूँकि मंडीदीप में रहकर 75 किलोमीटर दूर आष्टा में नौकरी करना मुश्किल था, इसलिए वंदना ने आष्टा में ही किराए का मकान ले लिया। चूँकि अपनी नौकरी के चलते उसे आसपास के गाँव में भी जाना पड़ता था, इसलिए उसके पास एक स्कूटी भी थी जिससे वो आसपास के गाँव जाया करती थी। लेकिन कई गाँव ऐसे थे जहाँ वो अपनी स्कूटी से नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने बस से आना जाना शुरू कर दिया। ये भी इत्तेफाक की बात थी कि जिन गांव की जिम्मेदारी उसे मिली थी वहाँ वही बस जाती थी जिसमें अंसार कंडक्टर था। बस में अप डाउन करने वाली लड़कियों की एक बड़ी परेशानी सीट और जगह का न मिलना होती है, जिसे उसके लिए यानी वंदना के लिए अंसार ने आसान कर दिया। जब भी वंदना बस में चढ़ती थी तो अंसार बड़े सम्मान से उसके लिए सीट मुहैया करा देता था। इतना ही नहीं, वो सफ़र के दौरान भी वंदना का पूरा ख्याल रखता, उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करता, जिससे वंदना का झुकाव धीरे धीरे अंसार की तरफ होने लगा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत भी होने लगी। अंसार भी देख रहा था कि वंदना मैडम का झुकाव उसकी तरफ बढ़ रहा है तो हिचकिचाया। कम पढ़े लिखे अंसार की हिचकिचाहट की वजह भी जायज़ थी। पहली वजह तो ये थी कि वो मुस्लिम था, दूसरी कि वो शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। इसलिए उसने वंदना को अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि शायद वंदना पीछे हट जाए। लेकिन अंसार के प्यार में अंधी हो चली वंदना अपनी जिंदगी के पहले और अनूठे एहसास की हत्या शायद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ कबूल कर लिया। कहते हैं आग दोनों तरफ लगी हो तो इश्क की आधी में अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं। यही वंदना और अंसार के साथ हो रहा था। दोनों अब तक एक दूसरे से काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। चाह जब बातचीत, हंसी मजाक, कसमों बातों से आगे बढ़ते हुए शरीर की ज़रूरत तक आ पहुंची तो उसके लिए भी उन्होंने एक रास्ता ढूंढ निकाला। अंसार ने वंदना के सामने एक पेशकश रखी कि अगर वो उसके मकान में बहैसियत किराएदार रहने लगे तो हमारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। वंदना को इस पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। वह झट से तैयार हो गई और जल्द ही वह अंसार के मकान में शिफ्ट हो गई। तन्हाई में मिलने के खतरों से वंदना तो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन अंसार को अंदाज़ा था कि आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, क्योंकि कभी भी हनीफा और बच्चों की नज़र उस पर पड़ सकती थी। लिहाजा अंसार ने बड़े ही शातिराना अंदाज में इस परेशानी का हल भी निकाल लिया। अंसार ने हनीफा को सच बता दिया, साथ ही ये इशारा भी कर दिया कि वंदना हमारे परिवार पर पैसा भी खर्च करेगी। हनीफा को सौदा बुरा नहीं लगा, क्योंकि अंसार की आमदनी से उसकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती थी, लेकिन सब कुछ खरीद लेने की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती थी। इसके अलावा वह इस बात से भी बेफिक्र थी कि वंदना चूँकि दूसरे धर्म से है, इसलिए अंसार उससे शादी की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए उसने फिल्म जुदाई की श्रीदेवी की तर्ज पर कुछ हजार रुपयों के लिए शौहर का बंटवारा मंजूर कर लिया। अब उर्मिला बनी वंदना ठाठ से उसके घर के बगल में रहने लगी। खुद हनीफा ने ये कहते हुए अंसार को इजाज़त दे दी कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ तन्हाई का कुछ वक्त साथ गुजारना चाहते हैं तो उसे कोई एतराज़ नहीं। अब दोनों सहेलियों की तरह साथ साथ रहने लगी। अक्सर खुद हनीफा इस बात का ख्याल रखने लगी कि जब अंसार वंदना के पास हो तो कोई अड़ंगा पेश न आए। उधर एहसास और आनंद के सागर में गोते लगा रही वंदना अब अंसार को ही अपना पति मानने लगी थी और उसके घर पर खुले हाथों से पैसा भी खर्च करती थी।
कुछ महीनों तो मौज मस्ती में गुजरे, लेकिन न जाने क्यों अब वंदना को लगने लगा था कि अंसार उसका होकर भी उसका नहीं है और हनीफा ने सिर्फ पैसों के लिए अपने पति का सौदा किया है। ये सारी बातें जहन में आते ही वंदना परेशान हो उठी कि आखिर कब तक वो एक रखेल की तरह रहेगी। उसने अंसार के परिवार पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया। इसका नतीजा वही हुआ जिसकी वंदना को उम्मीद थी। जब पैसा मिलना बंद हो गया तो हनीफा उससे न केवल खिंची खिंची रहने लगी बल्कि बेरुखी से भी पेश आने लगी। हनीफा के बदले तेवर देख वंदना ने अंसार पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए वो धर्म परिवर्तन के लिए भी तैयार हो गई। इधर हनीफा के दिल में भी डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो अंसार वंदना से शादी ही न कर डाले। जल्दी ही हनीफा और वंदना में लड़ाइयाँ होने लगी। इधर अंसार की हालत दो पाटों के बीच पिसने वाले अनाज की तरह होने लगी थी। वह न तो हनीफा को छोड़ पा रहा था न वंदना को। ऐसे में उसने वंदना से शादी करने की हामी भर दी। लेकिन अब वंदना जिद पर अड़ गई कि पहले हनीफा को तलाक दो फिर हमारी शादी होगी। जब बात नहीं बनी तो वंदना अलग मकान लेकर रहने लगी, लेकिन इससे अंसार का उससे मिलना जुलना कम नहीं हुआ और अब दोनों का डर भी खत्म हो चला था। इसलिए अब दोनों वंदना के नए मकान में मिलने लगे। वंदना में कशिश भी थी और सरकारी नौकरी भी, इसलिए अंसार को लगा क्यों न इससे शादी कर ली जाए। पर वंदना की शर्त पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन जब उसे लगा कि अब दोनों में से किसी एक हाथ का लड्डू तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा, तब उसने हनीफा से तलाक की बात की। इस पर हनीफा कांप उठी। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन उस वक्त उसके हाथ में सिवाय पछताने की कुछ नहीं बचा था। अभी तो शौहर ने सिर्फ तलाक की बात कही थी, अगर दे दी तो वो क्या करेगी। यह सोचते ही हनीफा के दिमाग में एक खतरनाक साजिश पनपने लगी। उसने अपने किराएदार गुड्डू से इस सिलसिले में बात की और वो भी उसकी साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। 31 जनवरी को वो वंदना के हॉस्पिटल पहुंचती है और उसे झांसा देकर घर ले आती है, जहां गुड्डू पहले से तैयार बैठा था। हनीफा ने मौका देखकर वंदना के सिर पर राड दे मारी। जब वो बेहोश होगी तो गुड्डू और हनीफा ने मिलकर उसकी हत्या कर लाश प्लास्टिक के ड्रम में ठूसी और वैन में रखकर प्लान के मुताबिक बिरछा के लिए निकल गए। और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता ही है। रही बात आरोपी यानी हत्यारे की, तो हनीफा बेगम और रामचरण अब सलाखों के पीछे है। वंदना ने जमाने की परवाह न करते हुए एक शादीशुदा मर्द से प्यार कर उसके साथ ही जीने की जिद करने की गलती की थी, तो दूसरी तरफ हनीफा पैसों के लालच में आकर अपने पति का ही सौदा करने की चूक कर बैठी थी। रही बात अंसार की, तो शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप होते हुए भी दूसरी औरत के चक्कर में न सिर्फ उसने अपना घर बर्बाद किया बल्कि बीवी से भी हाथ धो बैठा और माशूका से भी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें। आपकी फैमिली ही आपका सब कुछ है। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।